एकर्स ऑफ डायमंड्स। लेखक रसल एच कॉर्नवाल्स। उनका जीवन और उपलब्धियां। एक, तलवार की कहानी। मैं एक उल्लेखनीय व्यक्ति के बारे में लिखूंगा। एक दिलचस्प व्यक्ति, शक्ति का व्यक्ति, पहल का, इच्छा का, दृढ़ता का। एक आदमी जो बड़ी योजनाएं बनाता है और जो अपनी योजनाओं को साकार करता है। एक आदमी जो न केवल खुद काम करता है बल्कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो दूसरों की निरंतर प्रेरणा है। मैं रसल एच कॉर्नवेल के बारे में लिखूंगा। एक किसान के लड़के के रूप में वह चट्टानी क्षेत्र के लड़कों का नेता था जो उसका घर था। एक स्कूल शिक्षक के रूप में उन्होंने भक्ति जीती। एक समाचार पत्र संवाददाता के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। गृह युद्ध में एक सैनिक के रूप में वे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे। एक वकील के रूप में उन्होंने एक बड़ी प्रथा विकसित की। एक लेखक के रूप में उन्होंने ऐसी किताबें लिखी कि जो कुल बिक्री तक पहुंच गई। उसने मंत्रालय के लिए कानून छोड़ दिया और एक महान चर्च का सक्रिय प्रमुख है जिसे उसने शून्य से उठाना था। वह दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्याख्याता है और हर साल हजारों लोगों से बात करते हैं। ऐसा कहने के लिए वह एकर्स ऑफ डायमंड की खोज करता है जिसके माध्यम से हजारों पुरुषों और महिलाओं ने असफलता से सफलता प्राप्त की है। वह 2 अस्पतालों के प्रमुख हैं। उनमें से एक समय द्वारा स्थापित किया गया है जिन्होंने कई रोगियों की देखभाल की है, गरीब और अमीरों दोनों जाति या पंथ के बावजूद। वह एक ऐसे विश्वविद्यालय के संस्थापक और प्रमुख हैं जिसमें पहले से ही हजारों छात्र हैं। उनका घर फिलाडेल्फिया में है, लेकिन वह संघ के हर राज्य के कोने कोने में जाना जाता है और हर जगह उसके दोस्तों की फौज है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने दूसरों की मदद की और उन्हें प्रेरित किया। पूर्व में संघ सेना में एक कर्नल, और कुछ दिन पहले ही मुझे इस विवरण का पता चला था कि डॉक्टर कॉर्नवेल, पूर्व कर्नल और पूर्व ले प्रचारक, ने मुझे उस छोटे से पुराने क्रांतिकारी शहर में अपने अनुभवों के बारे में बताया है। हॉवेल्स ने आगे कहा, इसलिए उन्हें बताया गया है कि कर्नल की सफलता मुख्य रूप से युवा लोगों के लिए चर्च के को आकर्षक बनाने के लिए थी। हॉवेल्स उसके बारे में और नहीं कहते थे। प्रत्यक्षत वह उसकी सुनने नहीं गया और कोई आश्चर्य नहीं करता है कि क्या उसने कभी लैंगिस्टन के उस लेटे हुए उपदेशक को इन हाल के वर्षों के प्रसिद्ध रसेल एच कॉर्नवेल के साथ जोड़ा था। युवाओं के लिए आकर्षक। हाँ, कोई इसे आज भी पहचान सकता है जैसा कि लैंगिस्टन में मान्यता प्राप्त की थी, और यह जोड़ा जा सकता है कि साथ ही वह वृद्ध लोगों को भी आकर्षित करता है। इसमें वास्तव में उसकी शक्ति निहित है। वह अपने चर्च को दिलचस्प बनाता है, अपने उपदेशों को दिलचस्प बनाता है, अपने व्याख्यानों को दिलचस्प बनाता है। वह खुद दिलचस्प है। दिलचस्प होने के कारण वह ध्यान आकर्षित करता है। ध्यान प्राप्त हुआ, वह प्रेरित करता है। जीवनी तिथियों से अधिक है। आखिरकार तिथियां जीवन की राह में मील के पत्थर हैं, और कॉर्नवेल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वह अपने साथियों की भलाई के लिए प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हुए 82 वर्ष तक जीवित रहे। उनका जन्म 15 फरवरी 1843 को हुआ। गरीब माता पिता से पैदा हुए मैसाचुसेट्स में पूर्वी वर्कशायर में एक कम छत वाली झोंपड़ी में। मैं इस कमरे में पैदा हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा, बस जैसा कि हम हाल ही में छोटी झोंपड़ी के मुख्य कमरों में पुरानी चिमनी के पास बैठे थे, क्योंकि उसने आपके पिता को के चट्टानी खेत को मोल लिया है और उस छोटे पुराने घर को बनाए रखा है और उसे फिर से फेर दिया है। मैं इस कमरे में पैदा हुआ था। वह बेडरूम और किचन था। यह गरीबी थी, और उसकी आवाज़ एक तरह की खामोशी के साथ खामोश हो गई। फिर उसने उन लंबे पिछले वर्षों के संघर्षों के बारे में कुछ बताया, और जब सांझ हुई तब हम ओसरे पर निकले और तराई, जलधारा और अपक्की जवानी की पहाड़ियाँ देखी। और उसने अपक्की नानी और मरियम के एक जवान लड़के के विषय में जो उस देश में भेंट करने आए थे। यह उन दोनों के तीव्र प्रेम की, अविवेकी विवाह की, माता पिता के हस्तक्षेप की, किसी अन्य प्रेमी की भयंकर प्रतिद्वंदिता की, मैरीलैंडर के जीवन पर हमले की, जोशीली जल्दबाजी की,
अक्षम्य शब्दों की, अलगाव की कहानी थी, आजीवन दुख। दादी इतनी बार क्यों रोती है, वह पूछना याद करता है जब वह छोटा लड़का था और उसे बताया गया कि यह उसकी जवानी के पति के लिए था। हम वापस छोटे से घर में गए और उसने मुझे वह कमरा दिखाया जिसमें उसने पहली बार जॉन ब्राउन को देखा था। मैं एक सुबह जल्दी नीचे आया और देखा कि एक विशाल बालों वाला आदमी वहाँ बिस्तर पर पड़ा हुआ है और मैं डर गया, वे कहते हैं। लेकिन जॉन ब्राउन ने उसे लंबे समय तक नहीं डराया क्योंकि उसके बाद वह उनके घर पर बहुत अधिक था और रसल और उसके भाई के साथ इतना दोस्ताना था कि विस्मय का कोई मौका नहीं था। और यह कठोर उन्मूलनवादी के चरित्र पर एक जिज्ञासु पक्ष प्रकाश देता है कि उसने वास्तव में अनंत धैर्य के साथ कॉर्नवेल के पुराने घोड़ों के को स्कूल में लड़कों को स्कूल छोड़ने के बाद 1 मील या उससे अधिक दूर वैगन के साथ अकेले घर जाना सिखाया और स्कूल बंद होने के समय बिना ड्राइवर के उनके लिए धीरे से चलने के लिए जब केवल उस दिशा में सामना करना पड़ा और जाने के लिए कहा। कॉर्नवेल याद करते हैं कि कैसे जॉन ब्राउन इसे प्रशिक्षण में धैर्यपूर्वक घोड़े के बगल में चलने के लिए इस्तेमाल करते थे और उसके चलने और उसके घुमावों को नियंत्रित करते थे जब तक कि वह पूरी तरह से जाने और पूरी तरह से मुड़ने के लिए तैयार नहीं था। कॉर्नवेल हाउस अंडरग्राउंड रेलवे का एक स्टेशन था और रसल कॉर्नवेल को याद है जब एक बालक भागते हुए दासों को देखकर जिसे उसके पिता ने देश भर में चलाया था और अस्थायी रूप में से छिपा हुआ था, वे वीर दिन थे, वे चुपचाप कहते हैं। और कभी कभी मेरे पिता ने मुझे अपने साथ जाने दिया। वे अद्भुत नाइट ड्राइवर थे, डरावने दास, सड़क का अंधेरा, सावधानी और सन्नाटा और इस सब का भय। यह भूमिगत मार्ग उन्हें याद है फिलाडेल्फिया से न्यू हेवन तक, वहाँ से स्प्रिंगफील्ड तक था जहाँ कॉर्नवेल के पिता अपना कार्यभार संभालेंगे और आगे बेलोज फॉल्स और कनाडा के लिए। कॉर्नवेल पहाड़ियों में उस छोटी सी झोंपड़ी में रंगीन वक्ता फ्रेडरिक डगलस से मिलने के बारे में भी बताता है। मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा, डोगल ने एक दिन कहा। उनके पिता एक गोरे व्यक्ति थे और मुझे अपनी माँ के बारे में बहुत याद है, सिवाय इसके कि एक बार उन्होंने एक ओवरसीयर को मुझे कोड़े मारने से रोकने की कोशिश की और चाबुक अपने ही चेहरे पर कट गई और उसका लहू मेरे ऊपर गिर पड़ा। जब जॉन ब्राउन को पकड़ लिया गया, कॉर्नवेल ने आके कहा, मेरे पिता ने अपने बचाव में मदद करने के लिए थोड़े से पैसे भेजने के लिए इस जगह को बेचने की कोशिश की, लेकिन वह इसे बेच नहीं सका और फांसी के दिन हम यहाँ 11 से 12 बजे तक केवल प्रार्थना कर रहे थे, जॉन ब्राउन की दिवंगत आत्मा के लिए मौन में प्रार्थना कर रहे थे। और जब हमने प्रार्थना की तो हम जानते थे कि अन्य लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उस पूरे घंटे में चर्च की घंटी बजती है और इसका भयानक उछाल इन पहाड़ियों पर उदास रूप से बज रहा था। वर्तमान कॉर्नवेल हमेशा कॉर्नवेल थे। वास्तव में वह अपने पूर्वजों के माध्यम से भी खोजा जा सकता है, क्योंकि उसके पिता के मजबूत गुण, बहादुरी, गंभीर दृढ़ता, संकल्प, व्यवहारिकता उनमें है और रूपान्वित जो उसकी दादी से आती है, और उनकी माँ के स्वप्न गुण जो व्यवहारिक और मेहनती न्यू इंग्लैंड महिला थी, एक ही समय में लगभग चुकाने वाले रहस्यवाद से प्रभावित थी। और कॉर्नवेल स्वयं एक स्वप्न दृष्टा है। सबसे पहले वह एक स्वप्न दृष्टा है। वह उसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक सपने देखने वाला है और अपने सपने की कल्पना करता है कि वह उन महान चीज़ों की योजना बना सकता है जो अन्य पुरुष के लिए असंभव प्रतीत होती है। और फिर उसका गहन व्यवहारिक पक्ष, उसकी तीव्र दक्षता, उसकी शक्ति, उसका कौशल, उसका धैर्य, उसकी उत्कृष्ट ईमानदारी, दूसरों पर उसकी महारत उसके सपनों को वास्तविकताओं में विकसित करता है। वह सपने देखता है और सपने देखता है, लेकिन उसके सपने कभी दूरदर्शी नहीं होते और उसके सपने सच हो जाते हैं। चट्टानी पहाड़ियाँ
जिसका मतलब था अपने अस्तित्व के लिए एक कठिन संघर्ष। भगोड़े दास जॉन ब्राउन युवाओं के लिए एक स्कूल और शाब्दिक स्कूल एक छोटे से एक कमरे का स्कूल घर था, जहां युवा कॉर्नवेल एक शिक्षक की देखरेख में आते थे जो लड़के की असामान्य क्षमताओं को महसूस करता था और उसे व्यापक और असामान्य मदद देने में सक्षम था। तब एक बुद्धिमान देश के प्रचारक ने भी असामान्य को पहचान लिया और माता पिता से भी और भी अधिक शिक्षा देने का आग्रह किया, जिस पर सर्वोच्च प्रयास किया गया और युवा रसल को बिल ब्राहम अकादमी भेजा गया। वह वहां अपने जीवन के बारे में बताना पसंद करता है और उन कठिनाइयों के बारे में जिनके बारे में वह प्रकाश डालता है, और जिस खुशी के साथ सप्ताह के अंत में घर से पाई और केक प्राप्त किए गए थे। वह बताता है कि कैसे वह घर घर किताबें बेचने के लिए सड़कों पर निकला और उसने कितनी उत्सुकता से नमूना पुस्तकों को की सामग्री को खाया। वे मेरे लिए सीखने की नींव थे, वे शांत भाव से कहते हैं, और उन्होंने मुझे दुनिया का एक व्यापक विचार दिया। वह 1860 में येल गया, लेकिन युद्ध के प्रकोप ने कॉलेज में हस्तक्षेप किया और वह 1861 में भर्ती हुआ, लेकिन वह केवल 18 वर्ष का था और उसके पिता ने विरोध किया और वह येल वापस चला गया। लेकिन अगले साल उन्होंने फिर से भर्ती किया और उनके बर्कशायर पड़ोस के लोगों ने भी इसी तरह भर्ती होने पर जोर दिया कि वह उनका कप्तान हो, और गवर्नर एंड्रयूज ने अपील की कि 19 वर्षीय युवाओं को नियुक्त करने के लिए सहमति व्यक्त की, जो स्पष्ट रूप से एक प्राकृतिक नेता थे। पुरुषों ने उनके लिए एक तलवार और समलैंगिक और शानदार गिल्ड प्राप्त करने के लिए अपने अल्प धन में से स्वतंत्र रूप से दिया, और तलवार पर आलीशान लैटिन में घोषणा की थी कि सच्ची दोस्ती शाश्वत है। और उस तलवार के साथ रसल एच कॉर्नवेल के जीवन का सबसे ज्वलंत, सबसे महत्वपूर्ण अनुभव जुड़ा हुआ है। वह तलवार फिलाडेल्फिया में अपने घर में कॉर्नवेल के बिस्तर के सिर पर लटकी हुई है। शांति के आदमी और शांति मंत्री युद्ध का वह प्रतीक जो आधी सदी से भी अधिक समय से उनके लिए अत्यंत महत्व का है। जब हम उस तलवार के सामने एक साथ खड़े हुए तो उसने मुझे कहानी सुनाई, और जैसा कि उसने कहानी सुनाई शांत दमन के साथ बोल रहा था, लेकिन यह सब देखकर और इसे वैसे ही जी रहा था जैसे कि वह हुआ था। लेकिन कल वह तलवार के लिए बहुत मायने रखती है, वह बड़बड़ाया, और फिर उन्होंने कहानी शुरू की। वर्कशायर में एक लड़का, एक पड़ोसी का बेटा जॉन रिंग था। मैं उसे एक लड़का कहता हूँ क्योंकि हम सब उसे एक लड़का कहते हैं, और हम उसे एक लड़के के रूप में देखते थे क्योंकि वह कम आकार का और अल्प विकसित था, इतना कि वह भर्ती नहीं हो सकता था। लेकिन किसी कारण से वह मेरे प्रति समर्पित था, और वह न केवल भर्ती होना चाहता था बल्कि वह तोपखाने की कंपनी में भी रहना चाहता था जिसका मैं कप्तान था, और मैं उसे केवल अपने दास के रूप में साथ ले जा सकता था। मुझे नौकर नहीं चाहिए था, लेकिन बेचारा जॉनी रिंग लेने का यही एकमात्र तरीका था। जॉनी गहरा धार्मिक था और हम शाम आने से पहले बाइबल पढ़ता था। उन दिनों में नास्तिक था, या कम से कम मुझे लगता था कि मैं था, और मैं रिंग पर हंसता था, और थोड़ी देर बाद वह बाइबल पढ़ने लगा, मेरे उस पर हंसने के कारण तंबू के बाहर। लेकिन उसने इसे पढ़ना बंद नहीं किया, और मेरे प्रति उसकी वफादारी अपरिवर्तित रही। तलवार का म्यान नियमों के लिए बहुत चमक रहा था। कॉर्नवेल के होंठों पर एक मुस्कान का भूत मंडरा रहा था, और मैं इसे नहीं पहन सकता था, और सेवा के लिए केवल एक सादा पहन सकता था, और इसे अपने तंबू में लटका कर रख सकता था। तंबू का खंभा। जॉन रिंग इसे प्यार से संभालते थे और इसे शानदार ढंग से पॉलिश करते थे। इतने सालों में यह काफ़ी नीरस है, उन्होंने उदास होकर जोड़ा। रिंग करने के लिए यह न केवल उनके कप्तान बल्कि युद्ध की महिमा और धूमधाम का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन सभी के लिए अज्ञात, और किसी का ध्यान नहीं गया। जॉन रिंग वापस मेरे डेरे पर आ गया था। मुझे लगता है कि वह वापस अपना रास्ता बनाने में सक्षम था, क्योंकि वह सिर्फ एक लड़के की तरह दिखता था। लेकिन जो कुछ भी था वह मेरे डेरे में संधियों को पार कर गया और नीचे ले गया, जहाँ से वे तंबू खंभे पर लटका हुआ था। मेरी उज्जवल
सोने की म्यान वाली तलवार। जॉन रिंग ने उस तलवार को जब्त कर लिया जो लंबे समय से उसके लिए बहुत कीमती थी। वह इधर उधर चकमा दे गया और वास्तव में पुल को ठीक उसी तरह हासिल करने में कामयाब रहा जैसे वह धधकने लगा था। उन्होंने पार शुरू किया। आग की लपटों पर हर तेज होती जा रही थी, धुआं घना होता जा रहा था और जब और फिर जैसे तैसे वह रेंगता और डगमगाता। वह हवा पाने के प्रयास में पुल के किनारे पर कुछ सेकंड के लिए झुक गया। दोनों पक्षों ने उसे देखा, दोनों पक्षों ने उसकी भयानक प्रकृति को देखा, जबकि नदी के दोनों ओर से जमकर फायरिंग भी की गई। और फिर एक कॉन्फेडरेट अधिकारी, वह जनरल पिकेट के अधिकारियों में से एक था, पानी के किनारों तक दौड़ा और एक सफ़ेद रुमाल लहराया और गोलीबारी बंद हो गई। उस लड़के को यहाँ वापस आने के लिए कहो, वह रोया। उसे यहाँ वापस आने के लिए कहो और हम उसे आज़ाद होने देंगे। उसने इसे वैसे ही बुलाया जैसे रिंग पुल के सबसे खराब हिस्से में प्रवेश करने वाली थी। ढका हुआ हिस्सा जहाँ ऊपर और नीचे और धधकती लकड़ी के किनारे थे। लपटों की गर्जना रिंग के इतने करीब थी कि वह नदी के दोनों ओर से आवाज़ नहीं सुन सका और वह जोर से धक्का देकर ढके हुए हिस्से में गायब हो गया। आग की चटकने के अलावा वहाँ सन्नाटा था। एक आदमी नहीं चिल्लाया। सभी निराशाजनक उम्मीद से इंतजार कर रहे थे और फिर नॉर्थर्नर और साउथर्नर की ओर से समान रूप से एक शक्तिशाली चिल्लाहट आई, क्योंकि जॉनी ढके हुए रास्ते के अंत में से रेंगते हुए आया था। वह वास्तव में उस भयानक जगह से गुजरा था और उसके कपड़े जल गए थे और वह ऊपर गिर गया और उथले पानी में गिर गया और कुछ ही क्षणों में उन्हें बेहोशी की हालत में बाहर खींच लिया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वह 1 या 2 दिन तक पड़ा रहा, फिर भी बेहोश था और फिर खुद के पास आया और थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि उसने पाया कि जिस तलवार के लिए उसने अपनी जान दी थी वह उसके पास रह गई थी। उसने इसे अपनी बाहों में ले लिया, उसने उसे अपने सीने में लगा लिया। उन्होंने मेरे लिए अंतिम संदेश में कुछ शब्द दिए और वह सब था। अंत के करीब पहुंचते ही कॉनवेल की आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी, क्योंकि यह सब उसके लिए बहुत ही उज्जवल था और उसकी आंखें कोमल हो गई थी और उसके होंठ अधिक मजबूत और दृढ़ हो गए थे और वह बहुत पहले की घटना के बारे में सोचकर चुप हो गया। और हालांकि उसने ब्रॉड स्ट्रीट के भीड़-भाड़ वाले यातायात को देखा, यह स्पष्ट था कि उसने इसे नहीं देखा था और यह कि अगर ध्वनि की गड़गड़ाहट उसके लिए कुछ भी मायने रखती थी तो यह था सुदूर अतीत की तोपों की गड़गड़ाहट। जब उन्होंने फिर से बात की तो यह अभी भी तनावपूर्ण भावना के साथ था। जब मैं जॉन रिंग के शरीर के पास खड़ा हुआ और महसूस किया कि वह मेरे प्यार के लिए मर गया है, तो मैंने एक प्रतिज्ञा की जिसने मेरे जीवन का निर्माण किया। मैंने कसम खाई थी कि उस पल से मैं न केवल अपना जीवन जीऊँगा बल्कि जॉन रिंग का जीवन भी जीऊँगा। और उस क्षण से मैंने प्रतिदिन 16 घंटे काम किया, 8 घंटे जॉन रिंग के लिए और 8 घंटे अपने काम के लिए। उसकी आवाज़ में एक जिज्ञासु नोट आया था, जैसे कि दौड़ में भाग लेने वाला और लक्ष्य के करीब पहुंच गया, अच्छी लड़ाई लड़ी और अंत के करीब पहुंच गया। हाँ, सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं इस तलवार को देखता हूँ, या अगर मैं घर से दूर हूँ तो मैं तलवार के बारे में सोचता हूँ और फिर से शब्द लेता हूँ कि एक और दिन मुझसे 16 घंटे काम करेगा। और जब कोई रसल कॉनवेल को जानता है तो उसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने कभी अधिक कठिन और लगातार काम नहीं किया। यह जॉन रिंग और मेरे प्रति समर्पण के माध्यम से अपना जीवन देने के माध्यम से था कि मैं एक ईसाई बन गया। वह चला गया। यह तुरंत के बारे में नहीं आया था, लेकिन यह युद्ध समाप्त होने से पहले आया था और यह वफादार जॉनी रिंग के माध्यम से आया था। कॉनवेल के पुराने घर से कुछ मील की दूरी पर बर्कशायर में एक छोटा सा अकेला कब्रिस्तान है, जो हवा से बहने वाली पहाड़ी पर एक छोटा कब्रिस्तान है। इस एकांत में दफनाने वाली झाड़ियों और बेलों और घास बहुतायत से उगती है और कुछ पेड़ एक कोमल छाया डालते हैं और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ जंगली और एकाकी सुंदरता में मीलों मील दूर तक उड़ती चली जाती हैं। और उस एकांत छोटे कब्रिस्तान में मुझे वह सादा पत्थर मिला जो जॉन रिंग के विश्वास स्थल को चिन्हित करता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।